गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा एसएसटी का टॉपिक संघवाद है, क्लास 10 का। पिछले लेसन में हमने सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ा था, जहां पर प्रत्येक स्तर पर दो देशों के बारे में बताया गया था कि सत्ता की साझेदारी से वहां पर क्या प्रभाव पड़ा। जहां पर हमने एक तरफ बेल्जियम का उदाहरण लिया था तो दूसरी तरफ श्रीलंका का। एक देश में जहां पर प्रत्येक वर्ग सरकार में अपनी हिस्सेदारी कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ एक ही एकात्मक शासन व्यवस्था थी। आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम सरकार का संघवाद के रूप में संघवाद का रूप पढ़ेंगे कि संघवाद में होता क्या है, संघवाद आरंभ कहाँ से हुआ था। संघवाद का जो आरंभ माना गया है वो अमेरिका से माना गया है। अंग्रेजी के एक शब्द फेडरल से फेडरल शब्द से ये शब्द आया है। संघवाद का अर्थ होता है कि एक छोटा राज्य एक राष्ट्र जो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है और वहाँ पर दो या दो से अधिक प्रकार की सरकारें होती है। संघवाद हिंदुस्तान में भी संघवाद है और अमेरिका सबसे पहले संघवाद को अपनाने वाला देश माना गया है, या ये कहे कि एक लोकतांत्रिक देश में संघवाद के उदाहरण ज़्यादा मिलने के हम आशा करते हैं, बजाय एकात्मक या गैर लोकतांत्रिक देश की अपेक्षा। संघवाद का अर्थ होता है कि जहाँ पर सरकार को दो या दो से अधिक सत्रों में बांटा गया हो, जिस प्रकार हिंदुस्तान में है हिंदुस्तान में है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसी प्रकार अमेरिका में भी बांटा गया है सेंट्रल सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों में फर्क ये है कि वहाँ पर संघवाद को संघ कहा गया है, जबकि यहाँ पर संघवाद को हिंदुस्तान में राज्यों का संघ कहा गया है। तो हम देखते हैं कि संघवाद में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। दूसरा फर्क ये होता है कि वहाँ पर सिर्फ दो ही स्तर पर बांटा गया है सरकार को, जबकि हिंदुस्तान में एक और तीसरे स्तर की भी प्रशासन व्यवस्था या ये कहें कि सरकार होती है, जिसको हम स्थानीय सरकार बोला गया है। जिस प्रकार हमने सत्ता के हिस्से साझेदारी में बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा था, जहाँ पर दो समुदायों ने एक प्रशासन को बांट लिया गया था। वहाँ पर एक और काम किया गया था 1993 में एक संशोधन के द्वारा तीसरे स्तर पर भी सरकार को बांट दिया गया था, जिसे सामुदायिक स्तर की सरकार कहा गया है। वहाँ पर सभी प्रकार के सभी समुदाय के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा हक होता था और वो अपनी सरकार चुनते थे। तो संघवाद मुख्य तौर पर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारों को संघवाद कहा जाता है। ठीक है। इसमें संघवाद में दूसरा जो मुख्य पॉइंट होता है कि प्रत्येक प्रशासन का, जहां पर दो से तीन प्रकार की जो सरकार होती है, उनका अपना अपना कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। जैसे केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश पर शासन अवश्य करती है, लेकिन उसके अपने अधिकार क्षेत्र राज्य की सरकार से अलग होते हैं। वो देश के लिए कानून निर्माण कर सकती है, संसद या विधायिका में पेश करके किसी भी कानून को पारित करवा सकती है। 2/3 बहुमत उसके लिए होना आवश्यक होता है। और उसके अलावा जब कोई कानून बनाया जाता है तो वो प्रत्येक राज्य की सरकार से या विधायिका से पूछकर उसको वहाँ पर लागू करवाने में सहायता लेती है, अन्यथा वो वहाँ पर कानून लागू नहीं माना जाता। जिस प्रकार हिंदुस्तान में है, एक कानून बना दिया जाता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अगर अनबन हो या केंद्र सरकार और उनके संबंध थोड़े अच्छे नहीं हैं, जिस प्रकार से हमने पिछले जो कार्यकाल था नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उनके बीच के जो संबंध थे वो थोड़े से खराब थे। इसकी वजह से वहाँ पर जो कानून लागू होने होते थे वो मुश्किल से कम होते थे, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में
वो हस्तक्षेप करते थे। वो तो एक केंद्र शासित प्रदेश था तो इसलिए होता था। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो संबंध खराब रहते हैं उसकी वजह से कानून लागू करवाने में केंद्र सरकार को थोड़ी सी मुसीबत या ये कहें कि कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसकी एक कारण और है, केंद्र को राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार मिले हुए होते हैं। सर्वोच्च केंद्र और राज्य में केंद्र की मानी जाती है। ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट, संविधान हमारे जो संविधान है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पूरे अधिकार दिए गए होते हैं और प्रत्येक को अपने अस्तित्व या उनकी सुरक्षा की गारंटी भी देता है। ठीक है। इसके बाद संविधान हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें अगर बदलाव करना होता है या कोई और लागू करना होता है, कोई नया कानून जोड़ना होता है किसी भी प्रकार का, तो दोनों सरकारों की सहमति के बिना नहीं हो सकता। कोई भी एक फैसला एक की वजह से नहीं लिया जा सकता। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, जब कभी भी केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है या किसी की प्रकार का कोई वाद या विवाद होता है तो वहाँ पर तीसरी प्रकार की जो सरकार का अंग होता है, न्यायपालिका, वो इन विवादों को सुलझाने में मदद करती है, न कि दोनों आपस में सुलझाते हैं। कोई भी विवाद होगा उसका अंतिम जो निर्णय करने की जो क्षमता है वो न्यायपालिका के पास चली जाती है। वो इन दोनों अपना फैसला सुनाती है और उसका मानना पड़ता है। तीसरा, विवाद की स्थिति में भी आपको मैंने जैसे बताया था कि अदालत का फैसला अंतिम होता है। यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, हिंदुस्तान में 3 प्रकार के जो न्यायालय होते हैं, जिला पर, राज्य पर और केंद्र सर्वोच्च न्यायालय। जो भूमिका है वाद विवाद की वो मुख्य तौर पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है और उसका फैसला भी अंतिम माना जाता है। चौथा, प्रत्येक सरकार को कर इकट्ठा करने के या स्रोत जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कर लगाने का केंद्र सरकार है वो राज्यों से और कर दोनों तरफ से लगा सकती है। किसी भी राज्य में कर लगाने का हक राज्य को भी होता है और केंद्र को भी होता है, लेकिन दोनों के स्रोत या ये कहें कि जो जहाँ से कर लेना होता है वो साधन अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो संघवाद है वो क्या देश में या ये कहे लोकतांत्रिक, जिस देश में लोकतांत्रिक होगा वहाँ पे संघवाद होने की आशाएं ज़्यादा होती है। वो देश को ज़्यादा एकता और सुदृढ़ता के आधार पर बढ़ावा भी देता है। इस प्रकार ये इसके संघवाद के कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद भारत के संघवाद के बारे में हम बात करते हैं। भारत में जो संघवाद है वो मुख्य तौर पर क्यों कामयाब है या ये कहें क्यों सफल है। आज़ादी के बाद भारत में संघवाद को अपनाया गया था। ठीक है। जो संघवाद का जो नीति था, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, पूरा देश ये कहें कि बहुत बड़े भागों में बटा हुआ था। राज्य अलग थे, राज्यों के थे जिनका खुद का अस्तित्व था, इसलिए सरकार ने संघवाद को अपनाया। केंद्र और राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें हो गई। और तीसरी जो स्थानीय सरकार थी वो 1993 में जो संशोधन किया गया था, 42वां संशोधन था, उसके तहत संशोधन एक तीसरी प्रकार की सरकार को भी मान्यता दी गई थी जो स्थानीय सरकार थी। इसमें स्थानीय सरकार में कहा गया था कि एक निश्चित समय पे चुनाव होने चाहिए, एक निश्चित कार्यकाल बना दिया गया था। प्रत्येक 1/3 महिलाओं को सीटें या कहें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। तीसरा, प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षित और अनारक्षित सीटों का भी प्रबंधन किया गया था। अब एक नया कानून बना दिया गया था 2010 के आसपास कि
एक पढ़ी लिखी हुई पंचायत का भी पंचायत में जो भी चुना जाएगा वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक होता है। उसके लिए भी सरपंच या किसी भी पद के लिए जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो अलग अलग निर्धारित कर दी गई थी। जिस प्रकार जब उन संघवाद को अपनाया गया था तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि राज्यों का किसके आधार पर गठन किया जाए भारत में, सबसे महत्वपूर्ण हिंदुस्तान में जो आरंभ में जो राज्यों का गठन किया गया था कि वो भाषा के आधार पर किया गया था। जिस प्रकार पंजाब का हो गया या उत्तर प्रदेश का हो गया या किसी का भी हो गया हो, ये तो जो भाषा का राज्यों के आधार पर भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया था, ये थोड़ा सा समय के साथ साथ सरकार को लगा कि ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की एक जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो सरकार को लगा कि प्रत्येक वर्ग जिसके साथ अन्याय या ये कहें कि उसकी मांग को माना नहीं जा रहा है तो वो विद्रोह कर सकता है। इसलिए भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया जा रहा था उसको लगभग 60 के या 65 के दशक में 60 के दशक में बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो राज्यों का गठन किया गया था वो संस्कृति या उनके जो रीति रिवाज है उनके आधार पर किया जाने लग गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन था वो बंद कर दिया गया, क्योंकि ये देश की एकता या अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद भाषा की नीति। हिंदुस्तान का जो संघवाद है उसमें भाषा की नीति सबसे एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है यहाँ पर। तो भारत के संविधान में जो भाषा का आधार था वह कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया जाने लगा। हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा के तौर पर पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन ये एक असंतोष या ये कहें कि मुसीबत संतुष्ट की स्थिति नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे वो केवल 40% लोग ही थे। उसके आधार पर जो देश में था वो भाषा अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता तो ये देश में बंटवारे की स्थिति या ये कहें कि असंतोष पैदा कर सकता था। इसलिए भारत के संविधान में 21 हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अन्यों को मान्यता दी गई है। 1965 तक अंग्रेजी भाषा का जो कार्यकाल था वो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो हिंदी नहीं जानते या नहीं समझ पाते। उसकी वजह से जो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच का जो बात या व्यापार करने का जो संवाद होता है उसको अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया और वो आज तक चल रहा है। भारत के संविधान में जो भाषा की नीति थी वो महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, क्योंकि अगर एक भाषा को हम राष्ट्र के तौर पर परिभाषित कर देते हैं तो जो देश में तमिल बोलने वाले हैं, कन्नड़ या नॉर्थ ईस्ट में जो अलग भाषाएं हैं उनके बीच जो संबंधों में जो मजबूती है वो कभी नहीं रह पाती है। उसके बाद जो संघवाद का आगे बढ़ाने का एक और संबंध है केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध से अभिप्राय है कि एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध कैसे हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद केंद्र और राज्य के जो संबंध थे वो लगभग 90 के दशक में 1990 के दशक तक सामान्य या ये कहें कि अच्छे रहे हैं, क्योंकि जो 1990 तक जो केंद्र सरकार की स्थिति थी या ये कहें जिस दल का वहाँ पर बहुमत था वो केवल एक ही प्रकार का दल था जो कांग्रेस का था। उसके आधार पर भी राज्यों में जो सरकारें थी वो कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की थी, जो उनके संबंध काफ़ी तो अच्छे तौर पर साबित हुए थे या रहे थे। इसलिए यहाँ पर उनमें कोई प्रकार का दखल अंदाजी देने का कार्य नहीं था। सब जो कार्य हो रहा था वो आपसी सहमति के आधार पर या जो भी कानून बनाया जाता था वो दोनों की राय विचार में मिलकर बना लिया जाता था।
लेकिन जैसे ही 1990 का दशक का खत्म हुआ और जो केंद्र सरकार या ये कहें कि देश की राजनीति है, वहाँ पर जो बदलाव आए, राजनीति में जो बदलाव आए, एक नई प्रकार की राजनीति जिसको गठबंधन की राजनीति कहा जाता है का आगाज हुआ। तो राज्य और केंद्र और राज्य के संबंध जो हैं वो बिगड़ते चले गए, या ये कहें कि उनमें खटास आती चली गई। ठीक है, कोई भी राज्य हो जहाँ जिसमें उस केंद्र सरकार में जिस दल का सरकार होती है और जो जिस राज्य में केंद्र सरकार से संबंधित ही दल की सरकार होती है, तो उसके बाद उन दोनों में तो स्थिति है जो वो है सामान्य रहती है। लेकिन जैसे ही दल या इनका संगठन अलग हो जाता है तो केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में खटास आने आरंभ हो जाती है। आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ले लो, चाहे पश्चिम बंगाल का ले लो, जहाँ पे ममता बनर्जी सरकार है, दोनों के बीच जो संबंध है वो तो अच्छे नहीं हैं। किसी भी जो भी कानून लागू होता है उसमें संबंध में जैसे ही लागू करने की बात आती है तो दोनों के संबंध उखड़े उखड़े से नजर आने लगते हैं। तो ये केंद्र और राज्य के संबंध में भी संघवाद का महत्वपूर्ण कदम है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे संघवाद के जो हिंदुस्तान में हैं। और ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।